Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear students, how are you? I hope you will be very well. In the last video, we have studied about some other typical adjectives. Today we are going to study some other typical adjectives rest part. तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स के लिए, और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स का बाकी शेष भाग को आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो बस आज का टॉपिक हम शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आइए हम शुरू करते हैं। कल जितने भाग पढ़े थे उससे आगे हम चल रहे हैं, पार्ट 2 है हमारा। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फार्दर एंड फर्दर के लिए। तो देखिए, फार्दर का अर्थ होता है अधिक दूर। फार्दर मतलब होता है बहुत दूर, अधिक दूर। और फर्दर का जो अर्थ होता है वो अतिरिक्त, एक्स्ट्रा होता है। लेकिन फर्दर का प्रयोग दूरी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे अगर हमें फर्दर का यूज करना पड़े तो फर्दर का यूज दूरी के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे लखनऊ इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन कानपुर। अब ये जैसे बताया है कि अधिक दूरी की बात आई है यहाँ पर, ये फार्दर जो यूज किया गया है वो अधिक दूरी दिखा रहा है। और तुलना है यहाँ पर आगरा कि लखनऊ जो है आगरा से अधिक दूर है देन कानपुर, कानपुर की अपेक्षा, क्योंकि लखनऊ के कानपुर जो है वो लखनऊ के पास में है और जबकि आगरा लखनऊ से काफ़ी दूर है। तो ये अधिक दूर के लिए फार्दर का यूज कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग फर्दर टू से। अब इसका मतलब ये हुआ कि आगे कुछ कहने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर फर्दर का यूज किया गया है। हालांकि अगर हमें दूरी शो करनी होती तो हम दूरी के लिए भी यूज कर सकते थे। नज़दीक की जो एक डिस्टेंस जो हो बहुत ज़्यादा दूर ना हो, जिसके लिए हम फर्दर का यूज कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए अगर यही दूरी ऊपर वाले सेंटेंस में आइए, लखनऊ से कानपुर की अगर दूरी के बारे में बताया होता तो हम फर्दर का यूज कर सकते थे। तो अब आइए है, देखिए अब है फ्यूअर, लेस एंड लेसर। फ्यूअर का मतलब होता है संख्या में कम। अगर हम बात कहीं करते हैं नंबर्स की तो नंबर्स में जो कम होता है उसके लिए हम फ्यूअर का यूज करते हैं। और लेस का अर्थ होता है मात्रा में कम। ये बता रहा है संख्या में कम और लेस बता रहा है मात्रा में कम। यहाँ दोनों चीज़ों की बात है, अलग अलग हम इसको देखेंगे अभी एग्जाम्पल इसके। और लेज़र का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, जिसका महत्व जो है वो कम हो, उसके लिए लेज़र का यूज किया जाता है। यानी लेस इम्पोर्टेंट, नॉट मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर बात आई फ्यूअर विजिटर्स केम टू सी द ताज दिस ईयर। अब इसको कह रहा है कि इस बार कम संख्या में जो विजिटर्स थे वो ताज को देखने के लिए इस साल आए। या हम कह सकते हैं कि फ्यूअर विजिटर्स, बहुत कम संख्या में विजिटर्स, पर्यटक ताज को देखने इस वर्ष आए। अब दूसरी बात आती है कि देयर इज लेस मिल्क इन द जार। अब ये बता रहा है मात्रा के लिए। लेस मिल्क मतलब जार में जो है थोड़ा सा मिल्क है, थोड़ा सा दूध है, तो ये मात्रा के लिए शो कर रहा है, इसलिए लेस लगाया यहाँ पर। इसके बाद आता है मैनी लेसर स्पीकर्स ऑल्सो स्पोक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो मतलब ये मैनी लेसर्स का मतलब आया कि बहुत ही कम महत्वपूर्ण
वक्ता, आल्सो स्पोक बोले, बहुत ही कम महत्वपूर्ण वक्ता भी बोले, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर इनका महत्व ना के बराबर यानी कम महत्व है। यहाँ पर ये मात्रा को बताया और यहाँ पर ये संख्या को बताया है। दो चीज़ें कम के लिए बताती हैं और तीसरी चीज़ महत्व जो है उसका कम होता है उसके लिए बताती हैं, लेस इम्पोर्टेंट के लिए शो करती हैं। अब बात आती है कि अगर किसी वाक्य में डेफिनिट न्यूमेरल, अगर कोई डेफिनिट न्यूमेरल का यूज करना पड़ जाता है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का, तो क्या होता है, अगर किसी वाक्य में डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आया हो और उसके बाद प्लूरल नाउन में फ्यूअर के स्थान पर लेस का यूज होता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस है उसमें डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है तो क्या होता है, उसके बाद में प्लूरल नाउन हो तो क्या करते हैं, फ्यूअर के स्थान पर हम लेस का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूअर ही लगाएंगे, उसके जगह हम क्या चेंज कर देंगे लेस में, नॉट यूज फ्यूअर। क्या है ये 10 जो शो हो रहा है ये डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और इसके बाद ये रुपीज़ जो है ये नाउन है, तो इसके बाद लेस का यूज कर दिया गया है एट द मोमेंट। तो इस समय मेरे पास कम रुपए हैं, 10 रुपये हैं जो कि कम है कह सकते हैं इसको। देयर आर 2 मेंबर्स लेस इन द टीम, तो यहाँ पर इस टीम में 2 मेंबर जो हैं वो कम हैं। ये मेंबर्स, अब ये 2 जो आया न्यूमेरल एडजेक्टिव है, वो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और मेंबर्स जो है ये नाउन है और लेस का यहाँ पे यूज कर ही दिया गया है। अब आता है एल्डर और एल्डेस्ट। तो एल्डर का जो यूज होता है, एल्डर एंड एल्डेस्ट और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, इसमें ये होता है एल्डर का कि अब एल्डर और एल्डेस्ट इन दोनों का यूज होता है एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है जो कि उम्र में बड़े हों, उसके लिए तो एल्डर का यूज करते हैं, और अगर उम्र में सबसे बड़े हैं तो हम एल्डेस्ट का यूज करते हैं इसका, एल्डेस्ट का। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का जो यूज होता है वो अन्य लोगों के लिए किया जाता है, यानी घर से परिवार से बाहर के जो लोग होते हैं उम्र में बड़े हैं तो वो ओल्डर, और वो सबसे बड़े अगर उम्र में हैं तो ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर ये सगे भाइयों की बात हो रही है, एक ही परिवार की बात हो रही है, तो वो मेरे सब बड़े भाई हैं। यहाँ पर माई एल्डेस्ट ब्रदर इज लाइक माई फादर, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो मेरे पिता के समान हैं। या फिर आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से, अब ये घर से बाहर हो गया मित्र, तो क्योंकि परिवार में नहीं है, परिवार से बाहर है, तो आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से बड़ा हूँ। यहाँ पर ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, वो गांव में सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, इसमें थोड़ा सा बात है कि एल्डर के बाद हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, और ओल्डर के बाद में देन का यूज होता है। जैसे एल्डर टू यहाँ पर आया है, आई एम एल्डर टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से बड़ा हूँ, या ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र से बड़ा है। इसके बाद आता है सम एंड एनी। तो सम एंड एनी के लिए क्या होता है कि सम का यूज एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों अथवा उन इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है जिनमें रिक्वेस्ट या इनविटेशन का भाव हो। जैसे एनी का प्रयोग नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं। है आई हैव सम लेटर्स फॉर यू, अब यहाँ पर सम का यूज किया गया है कि मेरे पास कुछ पत्र तुम्हारे लिए हैं। अब यहाँ पर अगर ये वाक्य नेगेटिव होता तब हम क्या करते, यहाँ पर एनी लेटर्स का यूज करते, जैसे कि हमने नेक्स्ट सेंटेंस में किया है, क्योंकि ये नॉट है नेगेटिव है तो यहाँ पर हमने एनी का यूज किया है। अगर हम पहले वाले वाक्य में एनी का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, जबकि अगर दूसरे वाले वाक्य में हमने सम का यूज कर देंगे तब ये गलत हो जाएगा। सेम
मतलब कहने का ये नेगेटिव जो सम है वो एफर्मेटिव को शो करता है और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए शो करता है। यहाँ पर डू यू हैव सम फ्रेंड्स विद यू, तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका यूज किया गया। तो इंटरोगेटिव है लेकिन एफर्मेटिव के लिए है, पॉजिटिव वाक्य है। और जबकि डू यू नॉट हैव एनी फ्रेंड विद यू, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव प्लस ये नेगेटिव दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज किया गया है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इसका सेम क्या है, ए लिटिल, देखने में ये तीनों ही सेम लग रहे हैं, बस इसमें है क्या कि दो के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, एक के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल है और दूसरे साथ में डेफिनेट आर्टिकल है। ए लिटिल है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और जबकि द लिटिल है तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। तो लिटिल का अर्थ है लगभग ना के बराबर। ये जो लिटिल है इसका अर्थ होता है ना के बराबर, इसमें नेगेटिव का भाव होता है। जैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ जो लिटिल का यूज हुआ है इसका मतलब ये कह रहा है कि उसकी सफलता के चांस, मतलब सफलता की उम्मीद जो है वो ना के बराबर है। तो ए लिटिल का यूज अर्थ होता है थोड़ी सी, ये जो बताता है बहुत थोड़ी सी बात के लिए शो करता है ए लिटिल। इस जैसे देयर इज ए लिटिल मनी लेफ्ट, यानी उसके बाद थोड़ा सा धन बचा है। देयर इज ए लिटिल मनी लेफ्ट, थोड़ा सा धन बचा है। द लिटिल का अर्थ क्या होता है अधिक नहीं लेकिन जितना है वो सब है। जैसे वो पढ़िए अधिक नहीं लेकिन जितना है वो सब। जैसे है ही हैज वास्टेड द लिटिल मनी, ही हैड, जो भी उसके पास जितना धन था उसने वो सब बर्बाद कर दिया। मेक द बेस्ट यूज ऑफ द लिटिल टाइम, यानी जो भी समय आपके पास है उसका सबसे अच्छा यूज करो। टाइम यू हैव, तो आपके पास जो भी समय है उसका सबसे अच्छा यूज करो। अब बात करते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इन तीनों का जो यूज होता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लगभग सेम होता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का। जैसे फ्यू का अर्थ होता है लगभग ना के बराबर, जैसा कि ऊपर लिटिल का अर्थ था कि लगभग ना के बराबर, वैसे ही फ्यू का अर्थ होता है लगभग ना के बराबर। ऐसे ही इसमें लिटिल का बता ही दिया मैंने, इसमें लिटिल की तरह नेगेटिव का भाव होता है, ये नेगेटिव का भाव इसमें है। जैसे ही हैज फ्यू चांसेज ऑफ सक्सेस, तो बात वही आ गई कि उसकी सफलता के चांसेज ना के बराबर हैं। ही हैज फ्यू रुपीस, उसके पास जो रुपए हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रुपए हैं, ना के बराबर पैसे हैं। अब ए फ्यू का जो अर्थ होता है वही थोड़ा सा, थोड़े से थोड़ा सा। जैसे आई कैन गिव यू, थोड़ा सा या थोड़े से, आई कैन गिव यू ए फ्यू बुक्स, मैंने आपको कुछ थोड़ी सी किताबें दे सकता हूँ। और द फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा लेकिन जितना है वो सब है। आई हैव लॉस्ट द फ्यू बुक्स आई हैड, तो यहाँ पर ये द फ्यू आ गया कि मैंने वो सारी किताबें खो दी जो कि मेरे पास में थी। केयरफुली रीड द फ्यू बुक्स यू हैव, जो आपके पास जितनी भी किताबें हैं उनको बड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ो। अब है ईच एंड एवरी, तो ईच एंड एवरी, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए होता है। यहाँ मेन चीज ये है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल है ईच वन ऑफ यू मस्ट रीच इन टाइम, आप में से प्रत्येक को
समय पर पहुंचना चाहिए। या फिर ईच वन ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से प्रत्येक जो है इज हाईली कल्चर्ड, अच्छी तरह से मतलब हाईली कल्चर्ड है वो। अब इसके बाद क्या है, एवरी। एवरी का यूज जो होता है वो कम से कम 3 या 3 से अधिक के लिए किया जाता है, 2 के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। और ये भी प्रत्येक के लिए ही शो करता है कि ये प्रत्येक बार, जैसे ऊपर ईच एंड एवरी में प्रत्येक के लिए आया है, वैसे ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ संख्या है कि वो 2 तक सीमित है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से। यहाँ पर कम से कम 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं। तो जैसे है एवरी बॉय वाज रेडी टू गो, ऐसे यहाँ पर है एवरी स्टूडेंट वाज रेडी टू रीड, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार था। अब इसके बाद है आइदर एंड नाइदर। हम नाइदर, आइदर और नाइदर को पढ़ते हैं। आइदर का अर्थ होता है 2 में से कोई एक, ये आइदर है, इसका अर्थ होता है 2 में से कोई एक। और जबकि नाइदर का अर्थ होता है 2 में से ना एक और ना दूसरा। नाइदर आइदर का एंटोनिम होता है ये। नाइदर आइदर 2 से अधिक के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम सोचें कि 2 से अधिक के लिए नाइदर आइदर का यूज कर दें तो ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल है यू कैन टेक आइदर साइड। अब यहाँ आइदर का यूज किया है कि आप आइदर साइड, 2 में से कोई एक साइड ले सकते हो। यू शुड टेक नाइदर साइड, तुम्हें कोई भी साइड नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जस्ट इसका उल्टा, आइदर जो है नाइदर का उल्टा है और नाइदर आइदर का उल्टा हो गया जस्ट। तो यहाँ तक अभी ईच एंड एवरी, आइदर एंड नाइदर दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ड्यू टू एंड ओइंग टू। तो ये है ड्यू टू और देखिए ड्यू टू का अर्थ होता है कॉज्ड बाई, यानी किस कारण से, कॉज्ड बाई कारण से। और ये वर्ब का एक्शन से वर्ब के एक्शन से संबंधित होता है। जैसे हिज डिमोशन वाज ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब कहने का है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करता है तो उसके बाद उसका नुकसान कहीं ना कहीं हो जाता है। तो मतलब कहने का है वो उसका जो डिमोशन हुआ है उसकी ड्यूटी के नेग्लेक्ट करने के कारण हुआ था, उसको नकारात्मक रूप से कह सकते हैं ले रहा था। और इसके बाद है ही हैज़ राइजन सो हाई ड्यू टू हिज हार्ड लेबर। तो यहाँ पर भी आया है ड्यू टू, ही हैज़ राइजन सो हाई, वो इतना ऊंचा जा चुका है ड्यू टू हिज हार्ड लेबर, अपने कठिन परिश्रम से। वो इतना ऊंचाई पर जब पहुंचा है जब उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है। तो उसका एक कारण है, क्या है, ऊपर वाले में कारण क्या है, ड्यूटी को नेग्लेक्ट करना, इसी डिमोशन हुआ। दूसरे में कारण क्या है उसका ऊंचे जाने का, कि उसने कठिन परिश्रम किया। इसके बाद आता है ओइंग टू। और तो ओइंग टू के प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओइंग टू जो है वो एक, ये थोड़ा सा ओइंग टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये नाउन या नॉमिनल को गवर्न करता है और वाक्य के शुरू में आता है। जैसे है ओइंग टू हैवी रेन, मतलब कहने का हुआ तेज बरसात के कारण। यहाँ पर भी एक तरह से है बात कारण की, लेकिन ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। ओइंग टू तेज बरसात के कारण द प्रोग्राम वाज कैंसिल्ड, कार्यक्रम जो था वो रद्द हो गया था। इसके बाद आता है मैनी ए। तो
मैनी ए में क्या है, ये सिंगुलर न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, हालांकि इसका अर्थ प्लूरल होता है। इसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ है एक एक करके बहुत से। जैसे क्या होता है, मैनी ए यंग मैन हैज लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, यानी बहुत से नौजवान युवक जो हैं वो हैज लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं या उन्होंने कुर्बान कर चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आया मैनी ए, यहाँ मैनी हो गया मैनी ए, और सेम वे यहाँ पर मैनी ए ग्रेट अकेजन हैज कम इन माई लाइफ। अब ये वास्तविकता जो है मैनी ए सिंगुलर न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन देखने में इसका अर्थ जो है प्लूरल है। मैनी ए ग्रेट अकेजन, बहुत से अच्छे मौके हैज कम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आ चुके हैं। तो सिंगुलर होते हुए प्लूरल का काम कर रहा है। हालांकि इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया गया है और सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन यंग मैन आया है, सिंगुलर है, और अकेजन ये भी सिंगुलर है। इसके बाद आता है वर्बल एंड ओरल। वर्बल एंड ओरल का मतलब होता है, वर्बल का मतलब होता है लिखित रूप से। इन वर्ड्स, वर्बल का अर्थ है ऑफ और इन वर्ड्स, यानी ये रिटन का अपोजिट होता है और इसका अर्थ होता है शाब्दिक। जैसे देयर इज नो वर्बल डिफरेंस, देयर इज नो वर्बल डिफरेंस बिटवीन द टू डॉक्यूमेंट्स। मतलब कहने का ये हुआ कि जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी शाब्दिक अंतर नहीं है। अब है ओरल। ओरल का अर्थ होता है मौखिक, लिखित नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देयर विल बी एन ओरल टेस्ट, एक ओरल टेस्ट होगा, या फिर ही हैज पास्ड इन द ओरल टेस्ट, वो ओरल टेस्ट में पास हो चुका है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वर्बल का यूज मौखिक के लिए भी होने लगा है। जैसे वी हैव रिसीव्ड अ वर्बल मैसेज, हमने एक मौखिक मैसेज प्राप्त किया है। इसके बाद आता है कॉमन एंड म्यूचुअल। तो कॉमन एंड म्यूचुअल में क्या होता है, कॉमन का अर्थ है दो या दो से अधिक। कॉमन का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। जैसे देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर आया देयर इज आवर कॉमन प्रॉपर्टी, ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। अब जबकि होता है कि म्यूचुअल का अर्थ होता है पारस्परिक, पारस्परिक एक दूसरे के लिए, एक के स्थान पर दूसरा। जैसे देयर वाज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन देम, उनके बीच में विचारों का म्यूचुअल पारस्परिक एक्सचेंज है, बदलाव है। और इसके बाद आता है ही हैज गॉट म्यूचुअल ट्रांसफर, उसने म्यूचुअल ट्रांसफर प्राप्त किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ा सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स के रेस्ट पार्ट को। आई होप ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा आपके लिए, अच्छे समझ आ गया होगा, और ना समझ में आए तो बार बार वीडियो को आप देखें। और आज हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर फिनिश हुआ, कंप्लीट हो चुका है। और सारे वीडियो जितने भी एडजेक्टिव्स के वीडियो हैं उन सब के लिंक आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, और वहाँ से आप पूरा एडजेक्टिव का चैप्टर अपना क्लियर कर सकते हैं, पूरी तरह से उसको देख सकते हैं। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। फ़िलहाल अभी हम चाह रहे हैं
कि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो कुछ एप्लीकेशन लेटर या कुछ और ऐसी चीज़ जो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो, उस पर अगले वीडियो हम चाह रहे हैं बनाएं। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम से पहले ही हो सकता है, ग्रामर के आगे के चैप्टर्स को हम लेकर के चलेंगे। तो चलने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।